सबको पता है कि जो हमारी धरती है ये स्थिर नहीं है, इसमें रोटेशन भी है और रेवोल्यूशन भी है। और रोटेशन और रेवोल्यूशन होने की वजह से एक्सेलरेशन भी है। तो क्या न्यूटन्स के लॉ वैलिड है? यही सवाल के साथ हमारा आज का वीडियो प्रस्तुत है आपके लिए, जहां पे हमारा मेन मोटो ये है कि हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डीपली अंडरस्टैंड करें। ये एक ऐसा पार्ट है जहां बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, और ये बिल्कुल छोटे बच्चों से लेके जो हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल है। सबको फायदा होने वाला है इस वीडियो से, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और चलते हैं आगे। सो वेलकम अगेन। So today's topic is about the validity of Newton's law on Earth. It is there or not? तो यही सब समझना है हमें। और बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये तो कहने की बात हुई कि अर्थ का मोशन जो है, जो अर्थ का मोशन है वो न्यूटन्स लॉ को एप्लीकेबल बनाएगा कि नहीं बनाएगा। असली में हम जानना ये चाह रहे हैं कि इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग परिस्थितियों में। इन्हीं सब की अगर विशेष जानकारी मिल जाए तो हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैकेनिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम जो कि रिलेटिविटी पे डिपेंड करती है आसान हो जाएगी। तो इन्हें ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, मैं इन्हीं के साथ मैं आगे चलता हूँ। स्टार्ट करते हैं पार्ट। तो हम शुरू कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करूंगा जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। आप उसको डिटेल में हमारी पिछली वीडियो फोर्स एंड मोमेंटम में समझ सकते हैं, हालांकि वहां पे भी इतनी डिटेल नहीं है, जस्ट मैंने डिफाइन करा है कि इनर्शिया होता क्या है और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। तो मैं एक बार आपके सामने पढ़ देता हूँ। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी रिमेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है जब तक बाहर से कोई उसे धक्का ना दे। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट है, इसी से बना है वर्ड इनर्शियल। ठीक है, तो जहां पे लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई हो सके वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम बातें करते हैं, अब एक एक शब्दों को समझते हैं ठीक से। बहुत आराम से चलेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले। तो पहले हम मोशन को समझने की कोशिश करते हैं, रेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम समझेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। तो आपको याद होगा कि मैंने पहले कभी एसटीआर की वीडियो अगर बनाई थी तो वहां पे मैंने रेस्ट, मोशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझाया था। उसी को मैं थोड़ा डीपर वे में लेके आ रहा हूँ। वहां थोड़ा सा फास्टली ले गए थे क्योंकि वहां एसटीआर एक कंसेप्ट बताना था। इस बार मैं थोड़ा सा डिटेलिंग कर रहा हूँ इसको। इस बार समझेंगे ऐसे ही कि सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे। आप पहले पिक्चराइज करिए अपने आप में। पिक्चराइज क्या करेंगे कि ऑब्जर्वर्स है। ऑब्जर्वर कैसे है? एक ऑब्जर्वर है जो नीचे खड़ा है और आप ये हैं जो बस में बैठ गए हैं। आपके सामने एक व्यक्ति है, वो भी आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तो मेरे पास दो ऑब्जर्वर है, एक जो बस स्टैंड पे खड़ा है ओ, और एक जो बस में बैठा है ओ डैश, यानी कि ये बात आपको समझ में आ गई। अब गाड़ी आप, ये बस है आपकी, बस भी रुकी हुई है, ये व्यक्ति भी यहाँ पे आराम से खड़ा है बस स्टैंड पे। तो आपकी जो गति है वो इसके हिसाब से भी उसका वेग 0 है, और इसके हिसाब से भी आप स्टेशनरी बैठे हुए हो और गाड़ी भी नहीं चल रही है। तो ये तो सिंपल स्टेट हो गई, यानी कि दोनों ही ऑब्जर्वर के हिसाब से आप रेस्ट में हो, राइट। तो ये तो कंसेप्ट हुआ रेस्ट का। आई होप यू गेट क्लैरिफाइड, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी बात को समझते हैं। इस बार हम क्या कह रहे हैं, अब हमारी बस चलने लग गई है। अब हमारी वेलोसिटी क्या है, 0 नहीं है। अब बस हमारी चलने लग गई है। तो बस चलने लग गई तो क्या होगा, इसके हिसाब से, इस ऑब्जर्वर ओ के हिसाब से तो मोशन आ गया, है ना। तो इसके हिसाब से जो मोशन है उसकी वेलोसिटी है u, तो u इक्वल टू v हो जाएगा,
क्योंकि इसके हिसाब से इस व्यक्ति की वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्जर्वर ओ के हिसाब से यू की वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी क्या होगी, वही जो बस की है। बस की कितनी है, मान लेते हैं वी, तो ये वी के हिसाब से चला। पर जो दूसरा व्यक्ति है ओ डैश के हिसाब से आपकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। क्यों, अभी भी आप उसके सामने बैठे हो, पहले भी आप उसके सामने ही बैठे थे, तो ये कितना है, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ये इस व्यक्ति के हिसाब से तो ये रेस्ट में है, पर इस व्यक्ति के हिसाब से ओ के हिसाब से ये क्या हो गया, मोशन में हो गया। तो रेस्ट और मोशन के दो कंसेप्ट समझ में आए। यहाँ पे दोनों के हिसाब से रेस्ट में था, यहाँ इसके हिसाब से मोशन में है और ओ डैश के हिसाब से रेस्ट में है। तो इसका मतलब रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव फिनोमेना है। ये बात तो समझ में आ गई, रिलेटिव टर्मिनोलॉजी, ये क्लैरिफाई हो गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको और समझते हैं थोड़ा अच्छे से। ये बात आपको समझ में आई चुकी है। तो अब क्या खास बात है, ये दो बातें हमें क्लैरिफाइड थी। अब हम तीसरी सिचुएशन लेके आ रहे हैं। तीसरी सिचुएशन में क्या है कि आप गए अपनी सीट पे जाके बैठ गए, बैठने में तो कोई दिक्कत थी नहीं, आप यहाँ पे आके बैठ गए, कोई बात। अब क्या हुआ, वैसे ही पहले जैसे ही गति, पर इस बार क्या हुआ, आप अपनी सीट से उठ के चल दिए। अब इसके हिसाब से तो आपकी वेलोसिटी जो u है ये भी जीरो नहीं है, क्योंकि दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो बस की वेलोसिटी प्लस अब आपकी वेलोसिटी और ऐड हो गई उसमें, जो इसमें चलने की थी, या फिर उल्टी दिशा में चल रहा होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाती। यानी कि लेने के बाद ये है कि ये मोशन में है ओ के हिसाब से, पर ये ओ डैश के हिसाब से भी तो मोशन में आ गया। पर हाँ, ये दोनों मैच नहीं करते, पहले भी मैच नहीं कर रहे थे, भी मैच नहीं कर रहे। बट पहले के सिचुएशन में ये व्यक्ति, आप जो थे, इस व्यक्ति ओ डैश के हिसाब से रेस्ट में थे, पर अब आप रेस्ट में नहीं हो, क्योंकि आपने एक वेलोसिटी एक्वायर कर ली जो जीरो नहीं है। यहाँ पे जीरो थी, यहाँ पे जीरो नहीं है। तो ये है तीसरी सिचुएशन, जिसके हिसाब से अब दोनों ही ओ और ओ डैश के हिसाब से आप मोशन में आ गए। पहला सिचुएशन क्या था, जहां दोनों के हिसाब से आप रेस्ट में थे। दूसरी सिचुएशन क्या थी, इसके हिसाब से आप मोशन में थे, बट इसके हिसाब से आप रेस्ट में थे। तीसरी सिचुएशन क्या है, आप इसके हिसाब से मोशन में है और इसके हिसाब से भी मोशन में है, बट दोनों में मोशन अलग अलग है, एक जैसा मोशन नहीं है। बात समझ में आई आपको कि नहीं? तो एक बात का ध्यान रखेंगे, एक टर्म होती है जो मैं पहले ही बता चुका हूं, लॉ ऑफ मैकेनिक्स क्या बदल जाएगा? क्या यहाँ पे लॉ ऑफ फिजिक्स जो और मैकेनिक्स जो है वो अलग अलग अप्लाई होंगे? तो आंसर है कि अगर ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो लॉ वही रहेगा, वैल्यू बदल जाएगी। समझ रहे हैं? दोबारा बस समझा देता हूं, लॉ सेम रहेगा। अगर एम वी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो रहेगा। ठीक है ना? कोई आपका कोई भी फिजिक्स का लॉ है, अगर ये दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, दोनों ही सिचुएशन में, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका लॉ ऑफ मैकेनिक्स अप्लाई होगा। ऑल दो वैल्यू अलग होगी। यहां देख रहे हैं, इसके लिए वेलोसिटी अलग है, यहाँ जीरो है, राइट? पर इसके लिए वेलोसिटी फिर अलग है, यहाँ पे फिर अलग हो गई। अलग हो सकती है, वैल्यू अलग हो सकती है। किसी जगह किसी चीज की वैल्यू 5 होगी एक ऑब्जर्वर के हिसाब से, दूसरे ऑब्जर्वर के हिसाब से 100 हो गई, इश्यू नहीं है। हाँ, पर लॉ सेम रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेम रहेगा। ठीक है, तो छोटी सी बात थी जो मैंने आपको समझाई। यहाँ पे इस बात को थोड़ा और डिस्क्राइब करूंगा, मैं जान के वर्ड लेके आया था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ये वर्ड है ना, ये तो तब समझ में आएगा जब आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा थोड़ा तो आपको आइडिया लग गया, इसके हिसाब से देखेंगे तो ये ओ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसके हिसाब से देखेंगे तो ये ओ डैश का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये दो बातें आपको समझनी है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है और इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ऑब्जर्वर है ना, अब हम ओ डैश को भूल जाते हैं। हम कहते हैं जो हमारा ऑब्जर्वर ओ है, ये खुद भी किसी बस में जाके बैठ जाता है, मान लेते हैं। सिचुएशन तो पता ही है, पिछले वाली ले रहा हूं मैं, बस बदला क्या है कि इस बार ये खुद ये किसमें बैठा है, एक बस में बैठ गया। हाँ, बस कैसे भी हो सकती है, चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती, हम दोनों सिचुएशन समझते हैं, बाकी पहले जैसे ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो फिनोमेना ही तो है, तो समझना ही तो है। इस बार ये व्यक्ति बस में बैठ गया और बस भी चलने लग गई। अब क्या कहेंगे, पिछले सिचुएशन में खड़ा था केवल,
बस भी चलने लग गई है। ठीक है, अब जब बस चलने लग गई है तो उसकी कोई वेलोसिटी है जो जीरो नहीं है अब डेफिनेटली, पर कांस्टेंट मान लेते, पहले केस में मान लेते ये कांस्टेंट है, राइट। अब एक और सिचुएशन अराइज करती है जो हमारी पहले वाली सिचुएशन थी, जब ये बस में तो बैठा है पर बस रुकी हुई है, तो ये जो सिचुएशन है ना, ये आपका सिमिलर हो जाता है रेस्ट वाली पोजीशन से। भाई बाहर बस स्टैंड पे खड़ा हो या फिर बस में हो और बस खड़ी हो, बात ऑब्जर्वेशन में एक जैसी है। ठीक है, तो ये रेस्ट की ही कहानी है। इन दोनों ही केस में एक खास बात क्या है, आप अगर समझेंगे तो इसका ओ डैश का नहीं कह रहा मैं, ओ की बात कर रहा हूँ। ओ डैश को आप भूल सकते हैं, अब इग्नोर मार सकते हैं। अब बस ओ को यहाँ ध्यान रखिए, ये जो इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो मैंने लिखा है कांस्टेंट है, राइट, या फिर वेलोसिटी नहीं है। दोनों ही केस में ये एक्सेलरेशन में नहीं है, और क्योंकि दोनों ही केसेस में ये एक्सेलरेशन में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ मैकेनिक्स जो यहाँ पे अप्लाई होगा वही यहाँ पे अप्लाई होगा। वैल्यू में बताया मैंने, फर्क हो सकता है पर लॉ सेम अप्लाई होंगे। तो ये है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप यू गेट माय पॉइंट। वो दूसरी बात करते हैं, थोड़ा सा और पिक्चर आप क्लियर हो जाएगी। इस बार सिचुएशन वही है, मोशन वैसा ही है। इस बार बस चल पड़ी, पर इस बार बस जो चली है ना, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं गई है, यानी कि इसमें इस बार एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन है। और क्योंकि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें ये ओ डैश बैठा है, ये अंडर एक्सेलरेशन हो गई, इस पे मोशन अप्लाई हो गया है, फोर्स अप्लाई हो गए, तो क्या हुआ, ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। कैसा हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब आपको ये बता दूं, जहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वहां पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि न्यूटन लॉ फिजिक्स का ही तो लॉ है, मैकेनिक्स का ही तो लॉ है, वो अप्लाई नहीं हो पाते हैं। अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ करेक्शंस करनी पड़ेंगी उसमें, राइट। तो आई होप यू गेट माय पॉइंट अबाउट द इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम इसी बात को समझेंगे दूसरे वे में। जब मैं दूसरा वे कह रहा हूं तो मैं एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग वे में कह रहा हूं। ये डिफाइन मैंने पहले भी करा था एसटीआर की, जब वीडियो बनाई थी, और वहां पे क्या थोड़ा सा अनक्लियर रहता है। स्टेटमेंट क्या है? एन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वन in which an object is observed to have no acceleration when no force act on it। स्टेटमेंट तो ठीक है, क्लैरिफाइड नहीं हो पाता। तो जब मैं इस विजुअल को समझाऊंगा ना आपको, थोड़ा क्लैरिफाई होगा। तो समझने की कोशिश करते हैं कि पहले हम समझा रहे हैं आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। एक्सेलरेशन जीरो है, मैं सिर्फ ओ की बात कर रहा हूँ। जो पिक्चर आपने पहले देखी बस की, दो बसेस की, और नीचे वो बस में बैठा था, उसी को थोड़ा सा एकेडमिक वे में हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं उसको हम 3D फॉर्म में दिखाते हैं। और 3D फॉर्म में हम दिखा के फिर ये बताना चाह रहे हैं, देखिए जब ये स्टेशनरी खड़ा है वहां बस के साथ, ये बस में बैठ गया है, तो बस रुकी हुई है और ये चल पड़ा, या फिर बस चल भी रही है पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है और ये जा रहा है। ये कैसे जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे, मैं सिर्फ इसकी बात करनी है मुझे, इसके साथ क्या होने वाला है यहाँ। तो इसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। इसका मतलब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब एक्सेलरेशन भी जीरो दो वे में हो सकता है, या तो वेलोसिटी फिक्स हो जाए या फिर ना ही हो। तो दोनों ही केस में ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप पुराने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो वीडियो अभी थोड़ी देर पहले बात बताई मैंने आपको, उसको रिकॉल करिए, उस पिक्चर को इस पिक्चर से जोड़ के देखिएगा, आपको सिचुएशन समझ में आएगा एकेडमिकली हम किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यू गेट माय पॉइंट, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। आगे चलते हैं। अब इस बार जो हम बात करने वाले हैं, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इस केस में भी वैसे ही है, पिक्चर तो यही वाली है यहाँ पे, पर इस बार क्या होगा, ये अंडर एक्सेलरेशन होगा, यानी कि इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, यानी कि नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा अपने आप। देखिए कैसे,
क्योंकि आप तो समझ ही चुके हैं कि जब एक्सेलरेशन होगा तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो इस बार क्या है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो बस थी आपकी वो चल पड़ी है विद सम एक्सेलरेशन। तो अब आपको यहाँ पे कोई भी फिनोमिना हो रहा हो, यहाँ पे कुछ भी होगा, आपको उस इवेंट ई के लिए, ठीक है, कुछ करेक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी, और जो करेक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी वो इसके एक्सेलरेशन के हिसाब से होगा। तो आपको उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन दैट कि वो किधर घूम रहे हैं, राइट। तो ये आपका था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब जो ऑब्जर्वर है ये किसी एक्सेलरेशन ए से मूव करना शुरू कर देता है, तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो गया। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, फोर्स अप्लाई हो गया। फोर्स अप्लाई करते ही क्या हुआ, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो गया है। यहाँ पे ऐसी चीज है नहीं, यहाँ तो फोर्स आ गया, ठीक है। तो इसलिए ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। आई होप यू गेट माई पॉइंट कि एकेडमिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3D कार्टेशियन फॉर्म में, 3D कार्टेशियन फॉर्म में। तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें लॉ ऑफ मैकेनिक्स जो है वो आपका क्या होता है, एक जैसा रहता है, वैल्यू में चेंज आ सकता है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। इतना समझने के बाद आई होप यू अंडरस्टैंड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। तो फिर जो हम बातें करेंगे अब हम अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सो नाउ कम बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन। व्हाट वाज दैट, क्या क्वेश्चन था हमारा, कि जो हमारी धरती है ना, क्या रोटेट करती है, रिवॉल्व भी करती है, यानी कि सूरज की तरफ भी चक्कर लगाती है और अपने एक्सिस पे तो घूमती ही है। तो इस स्थिति में क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड है अर्थ के ऊपर, क्योंकि इस स्थिति में हुआ क्या, जो एक्सेलरेशन है वो तो जीरो नहीं रहा। अब क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो नहीं रहा तो ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो क्या ये वैलिड है, सवाल हमारा ये था। आई होप पहले आपको क्वेश्चन समझना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन जायज है, आप एग्री कर रहे हैं इस बात से क्वेश्चन जायज है। अब अगर क्वेश्चन आपको जायज लग रहा है तो अब हम इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अर्थ के इन दो तरह के मोशन से, क्योंकि एक है रोटेशन और दूसरा है रेवोल्यूशन। तो इसको हम समझते हैं। तो आगे चलते हैं फिर इसके लिए, कि रोटेट भी करता है, रिवॉल्व भी करता है, दोनों चीजें हैं। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन की जो एंगुलर वेलोसिटी है ये हमने एस्टिमेट किया हुआ है। आप माइक्रो कंसेप्ट नाम का एक प्लेलिस्ट है फिजिक्स PWY के नाम से, आप उसको थोड़ा देख लेना, वहां मैंने बता रखा है कैसे, टाइम पीरियड ऑल दो गिवन है, तो आप उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे वैल्यू से मतलब है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या है, 7.29 इंटू 10⁻⁵, और जो कैपिटल ओमेगा है ये है 1.9, आप 2 मान सकते हैं, इंटू 10⁻⁷। आप देख सकते हैं रोटेशन की वैल्यू ज्यादा होगी, नेचुरल है क्योंकि टाइम पीरियड कम है। तो ये तो रही बात कि अर्थ के मोशन और उसके एंगुलर वेलोसिटी की। अब अगर इस बात को थोड़ा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से हम जोड़ने की कोशिश करें, ओमेगा हमारे पास दोनों ही केसेस में है, तो हमें चाहिए रेडियस ऑफ रोटेशन, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन का रेडियस कितना बनेगा। आपको पता है कि जब रोटेशन की हम बात करते हैं तो उस केस में हमें रेडियस कितना है हमारे पास, 6.4 इंटू 10⁶मीटर। ये मैं इक्वेटर के आसपास की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बात लेते हैं। और रेवोल्यूशन की अगर बात करेंगे तो ये आपको पता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, यहाँ पे अगर रेडियस की बात करें तो। फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बता दिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, A इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। हम वेक्टर फॉर्म में फिलहाल बात नहीं कर रहे। नाउ आई हैव द ओमेगा, मेरे पास ओमेगा है, एंड आल्सो आई हैव द आर। इफ आई हैव द ओमेगा, आई हैव द आर, देन व्हाट आई हैव टू फाइंड, आई हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। मिल जाएगा, एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा। तो आप इस एक्सेलरेशन को जरा एस्टिमेट कर लीजिए कि कितना आ रहा है एक्सेलरेशन, बताइए मुझे, कैलकुलेट करिए फटाफट। तो ये आ गया आपके पास 3.4 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसका, रोटेशन का। और दूसरा कौन सा आया, रेवोल्यूशन का, 6, रफली ये 6 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा वैल्यू को देखिए कौन ज्यादा है, एक्सेलरेशन कौन सा ज्यादा है,
ये तो बहुत कम हो गया। अगर इन दोनों को मैं जोड़ भी दूं टोटल, इसको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लमसम इतना ही रहने वाला है ना? जोड़ के देखिए जरा। तो कहने का मतलब है ये कि अगर मैं दोनों एक्सेलरेशन जोड़ लूं, मान लेते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में भी हैं, तो भी इसको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, एग्रीगेट यही रहने वाला है। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि ये बड़ा है, ये ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू इसके। मेनली हमारे पास ये रोटेशन का ही इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। ये तो समझ में आ गया आपको। अब जो समझाना ये चाह रहा हूं आपको कि जो भी इम्पैक्ट रहे इसका, इससे तो बहुत ही कम है। और ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये तो इतना जबरदस्त है इसके आगे कि ये दोनों तो उसके आगे बिल्कुल छोटे नजर आ रहे हैं, बहुत छोटे से बहुत छोटे, बहुत छोटे ये दोनों दोनों जोड़ भी देते हैं, बताया मैंने आपको, तो भी बहुत छोटे हैं, और ये बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप क्या कर सकते हो, आप इसके इस एक्सेलरेशन को जीरो मान सकते हो। ऑल जीरो नहीं है, मान सकते हो, मैंने सिर्फ इतना कहा है, ठीक है ना? मोस्ट ऑफ द केसेस में मान सकते हो, हर केस में नहीं मान सकते, साथ साथ बता रहा हूं। आप जिन केसेस में नहीं बता रहे उसकी बात करूंगा अलग वीडियो में। तो फिलहाल आप ये बात समझ गए, आ गया? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहे किसी भी रीजन से हो बहुत कम है अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन से, इसलिए अर्थ की ग्रेविटी जो है वो इन दोनों को नलीफाई कर देती है, ऑलमोस्ट हर केस में एक काम चल जाता है। आ गई। अब हम समझ में आ सकते हैं कि अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ऑफ कोर्स ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये अगर रोटेट करता है तो एक्सेलरेशन होगा इसमें, और एक्सेलरेशन होगा तो नेचुरल है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह ही काम करेगा। बट क्या बट? रोटेशन जो है तो स्लो है, तो रिलेटिवली जो आपका एक्सेलरेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ये भी स्लो है, और स्लो मोशन की वजह से आप इसे ऑलमोस्ट स्टेशनरी मान सकते हैं। इसलिए आप अर्थ को एज ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रीट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप यू गेट माय पॉइंट। तो जहां तक अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो 99.5% केसेस में आप इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के काम कर लीजिएगा, क्योंकि क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन और रेवोल्यूशन मोशन बहुत कम अगेंस्ट द ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट। आपके सवाल का जो आंसर मिल गया। अब अगर ये इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो आप आराम से अप्लाई करिए, पर ये बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। एक और रोल आता है सुडो फोर्स। इसमें बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, टिपिकली सेंट्रीपिटल की बात करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल भी होगा, और एक और फोर्स होगा, और उनकी वजह से थोड़ा सा अल्टरेशन आता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सुडो फोर्सेस के बारे में जो इसके साथ एसोसिएटेड है। बट हाँ, अर्थ को आप एज ए इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रीट कर सकते हो practically. So that was the essence of my video. Next time we are talking about the pseudo forces. तो उसको देखने के लिए आप जरूर देखिएगा, तभी आपको ये टर्म जो अभी मैंने बताया ये सारा आपको ठीक से समझ में आएगा, उसको अप्लाई कैसे करना है, चीजें समझनी कैसे है। तो इन्हीं सब के साथ मैं यहाँ पे विश्राम करता हूँ इस वीडियो का। और थैंक्स फॉर द लर्निंग विद वाइजस। आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे आगे चीजें और आप आपको अप्लाई करिए, लर्न करिए, सीखिए और आगे बढ़िए। इन्हीं सब के साथ मैं विश्राम कर रहा हूँ। थैंक यू।